दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोकतंत्र के बारे में, संविधान के बारे में और संविधानवाद के बारे में। हम जानेंगे कि क्या भारत ने भी संविधानवाद को अपनाया है और संविधानवाद की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, और साथ में प्रीवियस एग्जाम्स में संविधानवाद से पूछे गए प्रश्न को आगे सॉल्व करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूआर जीके क्लासेस पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार एक राज्य का निर्माण होता है और राज्य के महत्वपूर्ण एलिमेंट्स क्या क्या हैं। हमने जाना कि एक सरकार का गठन कैसे होता है और सरकार को शक्तियाँ कैसे प्राप्त होती हैं। आज हम जानेंगे कि उस राज्य में शासन पद्धति किस प्रकार कार्य करेगी। तो दोस्तों, जैसे कोई राज्य है और उस राज्य में शासन पद्धति भिन्न भिन्न प्रकार की होंगी। मतलब कि शासन जनता के द्वारा चलाया जा रहा है, जनता मिलजुल कर शासन को चला रही है, या फिर कोई एक व्यक्ति पूरी शासन व्यवस्था को चला रहा है। शासन व्यवस्था से मतलब है कि वही कानून का निर्माण करना, कानून को लागू कौन करेगा, और फिर यदि कोई विवाद हो जाए तो उस विवाद का समाधान कौन करेगा। तो इस प्रकार शासन व्यवस्था कौन चलाएगा। तो सबसे पहले शासन पद्धति की बात करते हैं। जनरली शासन पद्धति दो प्रकार की होती है, एक राजतंत्र और दूसरा लोकतंत्र। राजतंत्र को इंग्लिश में कहते हैं मोनार्की और लोकतंत्र को कहते हैं डेमोक्रेसी। तो आइए दोस्तों, पहले हम राजतंत्र को समझ लेते हैं एंड देन फिर लोकतंत्र को समझेंगे। देखिए, राजतंत्र क्या होता है। राजतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें निर्णय लेने का अधिकार केवल एक व्यक्ति के पास होता है, जिसे हम राजा के नाम से जानते हैं। वही नियम बनाता है, वही नियमों को लागू करता है और सारी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ वही करता है। ठीक है, तो इस प्रकार राजतंत्र काम करता है। देखिए, बाद में क्या हुआ, पहले से हमारे पूरे विश्व में सभी जगहों पर राजतंत्र था, लेकिन धीरे धीरे राजतंत्र निरंकुशवादी होने लगा। जब राजतंत्र जनता पर बहुत हावी हो गया, जनता के अधिकारों का हनन करने लगा, जनता की स्वतंत्रता का हनन करने लगा, तो लोग एकजुट हुए और लोगों ने एक नई प्रणाली को जन्म दिया जिसे हम डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। और तब डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की अवधारणा का जन्म हुआ। अब बात करते हैं लोकतंत्र क्या है। देखिए, हम सभी ने बचपन से एक परिभाषा सुनी है अब्राहम लिंकन साहब की। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए किया जाने वाला शासन है। लेकिन ठीक है, हम कह रहे हैं कि जनता का शासन है, पर जनता शासन किस प्रकार करती है, इसकी एक पूरी प्रोसेस क्या है, इस लोकतंत्र की एक प्रक्रिया क्या है, हम इसे समझते हैं। हम जानेंगे कि जनता शासन किस प्रकार कर रही है, तो इसे हम विस्तार में समझेंगे। देखिए, लोकतंत्र की अगर मैं बात करूं तो लोकतंत्र जहां लोगों द्वारा आपस में बैठकर जब वो विचार विमर्श के द्वारा राजनीतिक निर्णय लेते हैं। राजनीतिक निर्णय का अर्थ है कि अपने समाज के समस्याओं के निपटारे के लिए या अपने समाज को चलाने के लिए, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो भी नियम कानून का निर्माण कर रहे हैं, वही राजनीतिक निर्णय कहे जाते हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, आपस में बैठकर विचार विमर्श कर रहे हैं और राजनीतिक निर्णय ले रहे हैं। देखिए, पहले से क्या होता था, जनसंख्या बहुत कम थी, और जब जनसंख्या कम थी तो लोग क्या करते थे, जैसे हम कबीले कहते हैं, तो छोटे समूह हुआ करते थे। तो वे लोग आपस में बैठते थे और आपस में बैठकर अपने समाज के लिए कानूनों का निर्माण करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ने लगी, और जनसंख्या जब इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आपस में बैठकर पूरे समाज के लिए कानून बनाना संभव नहीं हो पाया। तो लोगों ने एक नई तरकीब ईजाद की। उन्होंने क्या किया कि अपने बीच से प्रतिनिधियों का चयन किया और उन प्रतिनिधियों को अधिकार दिया कि आप हमारे लिए कानूनों का निर्माण कीजिए, हमारे समाज को चलाने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण करें जिसमें हमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो और साथ में पूरे समाज का विकास हो सके। तो जनता ने आपसी समझौते से राजनीतिक निर्णय लेने के लिए जो एक नई व्यवस्था का शुभारंभ किया, उसे ही हम लोकतंत्र कहते हैं। आधुनिक युग में लगभग सभी देशों में शासन का निर्माण जनता के द्वारा ही किया जाता है। जनता ही अपने बीच से शासन के प्रमुख को चुनती है और लगभग सभी देशों में यही व्यवस्था पाई जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं, क्या लोकतंत्र आधुनिक काल की ही एक देन है या इससे पहले भी लोकतंत्र के कहीं ना कहीं हमें साक्ष्य मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इसके साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं यूनान के नगरों में। मैं आपको यूनान दिखा देता हूँ। स्क्रीन पर आप एक मैप देख रहे हैं, ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप का एक कंबाइंड मैप है। इसमें जो पिंक कलर से आपको शो हो रहा है, तो ये प्राचीन यूनान नगर है। ठीक है, आज ये 3 भागों में बढ़ चुका है। जो ये भाग है इसे तुर्की कहते हैं, और ये जो नीचे को आया हुआ है ये ग्रीस है, और जो ऊपर का आपको भाग दिख रहा है यह है बुल्गारिया। तो ये पहले पूरा एक प्राचीन यूनान नगर हुआ करता था। तो इस यूनान नगर में स्वतंत्र नागरिक आपस में मिलकर राजनीतिक निर्णय लिया करते थे। स्वतंत्र नागरिक का मतलब है इसमें गुलाम नहीं आते थे, गुलामों को ये अधिकार प्राप्त नहीं था, और साथ में
उस नगर की महिलाओं को भी ये अधिकार प्राप्त नहीं था। तो हमें यूनान से लोकतंत्र के साक्ष्य हमें मिलते हैं। दोस्तों, क्या भारत में भी हमें लोकतंत्र के साक्ष्य मिलते हैं? देखिए, वैदिक कल्चर में हमें इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं जहाँ लोग आपस में बैठकर, जिस प्रकार अभी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं ना, पर्ची वाले चुनाव होते हैं, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर पर्ची डालते हैं, तो इस प्रकार से वहाँ उस टाइम में भी हमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ भी वोटिंग प्रक्रिया होती थी। आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है और जो येलो कलर से दिखाया गया है ये है जिस एरिया में वैदिक कल्चर फैला हुआ था, तो इसे मैंने येलो कलर से शो किया है। तो वैदिक काल में भारत में जो भी सभा और समिति नामक जो संस्थाएं होती थी, सभा समिति का मतलब है, इसे हम एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी आप मान लीजिए कि लोगों का समूह जो अपने समाज के लिए कानून आदि का निर्माण करता है, ठीक है। तो इन समूह में जो अध्यक्ष होते थे, जो इसके प्रेसिडेंट होते थे, इनका चुनाव भी बैलेट पेपर से हुआ करता था। तो इस प्रकार के साक्ष्य हमें भारत से भी प्राप्त होते हैं। और दोस्तों, इसमें एक चीज़ और नोट करिएगा कि जो इनके अध्यक्ष चुने जाते थे ये लॉटरी सिस्टम से चुने जाते थे। लॉटरी सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे जो अध्यक्ष के प्रतिनिधि हैं उनके नाम एक पर्ची में लिख लिया करते थे, उसे बॉक्स में डालते थे और एक बच्चा आता था और बच्चा एक पर्ची को निकालता था, जिसका उसमें नाम लिखा रहता था, वही अध्यक्ष बनता था। कहीं ना कहीं वोटिंग ही है, लेकिन इसे लॉटरी सिस्टम भी हम कह देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें प्राचीन भारत में भी लोकतंत्र के हमें साक्ष्य मिलते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगले कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है संविधान अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, संविधान है क्या? संविधान आप सरल भाषा में समझिए कि नियम कानून का एक दस्तावेज होता है। ये दस्तावेज आपका लिखित भी हो सकता है या अलिखित भी हो सकता है। अलिखित कहने का अर्थ है जिस प्रकार हमारे जो त्यौहार होते हैं ना, त्यौहार में किस प्रकार पूरी प्रक्रिया होगी, किस प्रकार भगवान की पूजा होगी, तो कहीं ना कहीं हमें पीढ़ी दर पीढ़ी पता चलता है। तो इसी प्रकार उसे अलिखित दस्तावेज कहते हैं। तो इस प्रकार संविधान भी जब कहीं लिखा नहीं गया होता है, मतलब वो नियम कानून आदि कहीं लिखे नहीं होते, लेकिन हमें कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी हमें प्राप्त होते रहते हैं, तो उसे अलिखित दस्तावेज कहते हैं, ठीक है। तो संविधान नियम कानूनों का एक ऐसा लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। और ये जो हमारी एक राजनीतिक व्यवस्था है, जो पूरा पॉलिटिकल मैनेजमेंट किस प्रकार होगा, तो उसके बारे में बताता है कि कानून कौन बनाएगा, कानून को कौन लागू करेगा, अगर देश में कोई समस्या आ जाती है तो हम उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद का निपटारा कौन करेगा। तो इस प्रकार से सब कुछ तमाम बातें संविधान में लिखी गई हैं। देखिए, इसका जो अगला पॉइंट है कि संविधान लोकतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक दोनों हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो राजा होगा उसके देश में भी तो कोई ना कोई नियम कानून होंगे, तो नियम कानून कहीं ना कहीं किसी पुस्तक में तो लिखे होंगे, ठीक है। तो जहाँ राजतंत्र है वहाँ भी संविधान हो सकता है और जहाँ लोकतंत्र है वहाँ तो संविधान होता ही है, ठीक है। संविधान यह बताता है कि कानून कौन बनाएगा, ये जो मैंने आपको परिभाषा में बता दिया। देखिए, जो अगला पॉइंट है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, मतलब कौन समाज का विकास करेगा, कौन कब डिसीजन लेगा, तो ये सब कहाँ लिखा रहा है, ये सब लिखा है आपका संविधान में। देखिए, शक्ति वितरण का मतलब है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार किस प्रकार कार्य करेगी, और अगर हम दूसरे रूप में देखें तो इसका मतलब है कि कानून कौन बनाएगा, कानून को लागू कौन करेगा। तो इस प्रकार से ये सब बातें कहाँ लिखी गई हैं, संविधान में लिखी गई हैं। अंतिम जो पॉइंट है इसमें लिखा गया है कि स्वतंत्रता, समानता और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना किस प्रकार की जाएगी, उसकी भी पूरी प्रक्रिया आदि संविधान में लिखी गई होती है, ठीक है दोस्तों। अब अगले जिस पॉइंट में हम बात करेंगे वो सिर्फ लोकतंत्रात्मक देशों की ही एक विशेषता है। वो पॉइंट है संविधानवाद अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। सरल भाषा में अगर हम समझे कि संविधानवाद क्या है, इसका अर्थ है पहले से बनाए गए नियमों के अनुसार चलना। राजतंत्र की तरह जिस प्रकार राजा कभी भी कोई भी नियम लागू कर देता था तो उस प्रकार नहीं चलना, ठीक है। राजा कहता था कि मेरा वचन ही है शासन, तो कभी भी एक वचन नया दे दिया, जनता पर टैक्स लगा दिया, नए नियम कानून आदि बना दिए, तो जनता को उन नियम कानून के नीचे एक बोझ की तरह क्या कर दिया, दबा दिया। तो इस प्रकार से संविधानवाद कार्य नहीं करता। राजतंत्र को खत्म करने के लिए ही संविधानवाद का जन्म हुआ था। इसके अंतर्गत राज्य या सरकार की तुलना में जो उस देश के व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को अधिक महत्व प्राप्त होता है, उनके अधिकारों को अधिक महत्व प्राप्त होता है। सरकार के पास लिमिटेड पावर्स होती है, मतलब कि लिमिटेड पावर कहने का मतलब है कि वो कभी भी कुछ भी कार्य नहीं कर सकती, ठीक है। वो जो भी कार्य करेगी जनता के हित में ही करेगी। आपने हाल ही में देखा जिस प्रकार कृषि कानूनों को वापस लिया गया, तो वो भी कहीं ना कहीं संविधानवाद के कारण ही हुआ। जनता के अधिकार
ज़्यादा जरूरी थे, इसलिए सरकार ने क्या करा, कृषि कानूनों को वापस ले लिया। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म, कोई भी समूह या समुदाय संविधान से बड़ा नहीं होता। ऐसे शासन को ही विधि का शासन कहते हैं। इस इंग्लिश में हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं, अर्थात जो नियम कानून आदि बना दिए गए हैं वही सभी लोगों पर, सभी वर्गों पर वही नियम कानून आदि लागू होंगे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार इन नियम कानून से ऊपर नहीं होगी। ठीक है, जिस प्रकार नियम कानून बनाए गए हैं पूरे देश को उसी नियम कानून के अनुसार चलना होगा। तो इसे कहते हैं विधि का शासन। इसकी कुछ विशेषताएं जान लेते हैं दोस्तों। सीमित सरकार, सीमित सरकार का अर्थ है लिमिटेड पावर्स होंगी सरकार के पास। अगला पॉइंट है दोस्तों सहमति पर आधारित सरकार। इसका अर्थ है दोस्तों जनता जब किसी सरकार को चुनती है तो अपनी सहमति से ही चुनती है। ठीक है, अगला बिंदु है लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये मैंने आपको पहले बता दिया। इसके बाद है विधि का शासन, ये भी जहाँ नियम कानूनों को अति महत्व प्राप्त होता है उसे विधि का शासन कहते हैं। व्यक्ति को अधिकार ज्यादा प्राप्त होते हैं और व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि होती है। ठीक है, कि संविधानवाद की कुछ विशेषताएं थी। संविधानवाद किस प्रकार संविधान से भिन्न है ये आपने देख लिया। देखिए, संविधानवाद के जो प्रतिपादक हैं वो हैं ब्रिटिश विद्वान जॉन लॉक को माना जाता है। सन 1688 में जब ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, जिस प्रकार हमारे यहाँ स्वतंत्रता के संबंध में क्रांति हुई थी, आपने देखा 1857 की क्रांति, तो इसी प्रकार 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी ब्रिटेन में। इसमें क्या हुआ था, निरंकुश राजतंत्र वहाँ कार्य कर रहा था। जेम्स द्वितीय राजा था, तो उसने इतनी निरंकुशता फैलाई जनता के बीच कि जनता आक्रोशित हो पड़ी और जनता एकजुट हुई। लेकिन जेम्स द्वितीय थोड़ा होशियार था, इसने खुद ही अपने राजा के पद से इस्तीफा दे दिया, तो जनता को भी ज्यादा लड़ाई नहीं करनी पड़ी और इस क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। फिर जनता ने भी एक गिफ्ट के रूप में जेम्स द्वितीय की जो लड़की थी मैरी और उनके पति विलियम को राजा बना दिया। ठीक है, अब वहाँ राजतंत्र तो खत्म हो गया, उसके बाद वहाँ लोकतंत्र की शुरुआत हुई। लेकिन औपचारिक रूप में जिस प्रकार हमारे देश में राष्ट्रपति का पद है उसी प्रकार ब्रिटेन में एक राजा का पद निर्धारित कर दिया गया। ठीक है, लेकिन वहाँ उसके बाद क्या हुआ, संविधानवाद लागू हो गया और संविधानवाद के जनक माने जाते हैं वह जॉन लॉक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपने पूरे संविधानवाद को अच्छे से पढ़ा, आपने संविधान को समझा, संविधानवाद के अंतर को समझा। यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप इन्हें अच्छे से पढ़िए और आपको जो भी इसके सही उत्तर लगते हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जो भी सही उत्तर होगा मैं उसे पिन कर लूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।